मीनू टीवी। नारायण नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी था। वह इतना गरीब था कि उसके पास रहने के लिए अपना मकान तक नहीं था। वह अपने बेटे मोहन और पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन पर झुग्गी डालकर रहता था और वहीं स्टेशन के बाहर उसने चाय की अपनी छोटी सी दुकान लगा रखी थी। नारायण खुद तो जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाया था, मगर अपने बेटे मोहन से चाहता था कि वह पढ़ लिख कर जरूर कुछ खास बने। इसलिए वह अपने बेटे मोहन से हमेशा कहता था, बेटा मोहन, मन लगाकर पढ़ा कर, मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। बड़ा होकर कुछ बन गया तो खुद का मकान बना पाएगा। तुझे मेरी तरह झुग्गी में रहकर जीवन नहीं काटना पड़ेगा, समझा? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा मन लगाकर ही पढ़ता हूँ। शाबाश बेटा। मोहन अपने परिवार की गरीब हालत को अच्छी तरह से समझता है और इसीलिए अन्य बच्चों की तरह फिजूल खर्ची वाला कोई शौक नहीं रखता है। वह ज्यादातर समय पढ़ता रहता है और जो समय बचता है उसे खेलने कूदने के बजाय दुकान पर जाकर अपने पिता की मदद करने में बिताता है। ले बेटा मोहन, ये चाय स्टेशन मास्टर को देकर आ। पिताजी, पैसा भी लाना है क्या? नहीं, पैसा बाद में आ जाएगा। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन इस गरीब परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। नारायण चाय देने के लिए जाता है तो रेलवे ट्रैक पार करते हुए एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पिता की मौत की खबर सुनकर मोहन स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ता है। इसके साथ ही आसमान से बारिश होने लगती है और बिजलियां कड़कने लगती है। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? छोड़ो, मुझे मेरे पिताजी को देखने दो। पिताजी, पिताजी, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ पिताजी। बेटा, तेरे पिताजी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, इसलिए सब्र करने में ही भलाई है। रो मत, धीरज धर ले, अब इसी में भलाई है बेटा। नारायण की अचानक मौत हो जाने से चाय की दुकान बंद हो जाती है और इसी कारण मोहन और उसकी माँ के भूखे मरने की नौबत आ जाती है। फिर घर की इस हालत से परेशान होकर मोहन की माँ उससे कहती है, बेटा मोहन, ऐसे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। अब तुम्हारे पिताजी तो दुनिया में रहे नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उनकी चाय की दुकान मैं ही चला लूं। नहीं अम्मा, चाय की दुकान हम चलाएंगे। हम आज ही स्टेशन मास्टर से कुछ पैसा उधार लेकर चाय की दुकान फिर से चालू कर देते हैं। मोहन की यह बात सुनकर उसकी माँ कहती है, पर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा बेटा? तुम्हारे पिता तो चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो। इस वक्त हम दोनों का पेट पालने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है अम्मा। तुम बीमार रहती हो, इसलिए हम तुम्हें दुकान का काम कभी नहीं करने देंगे। अब ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे। यह कहते कहते मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वह मन को मजबूत करके आंसू पोंछ लेता है और उस दिन के बाद से अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर चाय की दुकान चलाने लगता है। लेकिन पढ़ाई छोड़ने का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जाता है और वह अकेले में रोता रहता है। पिताजी, आप तो हमें अकेला छोड़कर चले गए। अब हम पढ़े कि घर चलाने के लिए काम करें। अब शायद हम कभी भी पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं पाएंगे। हम भी आपकी तरह गरीब चाय वाले बनकर ही रह जाएंगे। एक दिन स्टेशन मास्टर साहब मोहन को इस तरह से रोते हुए देख लेते हैं और उन्हें इस गरीब बालक पर दया आ जाती है। वे मोहन से उसके रोने का कारण पूछते हैं। बेटा मोहन, ऐसे अकेले में बैठकर क्यों रो रहे हो? कोई परेशानी हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी परेशानी दूर कर देंगे। स्टेशन मास्टर साहब के ये पूछने पर मोहन उन्हें सारी बात बता देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। स्टेशन मास्टर मोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा, अगर तुम पढ़ने में इतनी ही रुचि रखते हो तो उसका प्रबंध हम कर देंगे। हम ऐसा प्रबंध कर देंगे कि तुम चाय भी बेच सकोगे और साथ में पढ़ लिख भी सकोगे। अब बस हमें थोड़ा सा हंसकर दिखा दो, जरा हम भी तो देखें
कि तुम हंसते हुए कैसे दिखते हो। स्टेशन मास्टर साहब के ये कहने पर मोहन हंसने लगता है और फिर उनका आभार प्रकट करते हुए कहता है, साहब हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। आज के जमाने में आपके जैसा आदमी कहाँ मिलता है। उस दिन के बाद से तो मोहन का जीवन ही बदल जाता है। वह चाय बेचने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखता है। दिन भर चाय बेचकर अपना घर चलाने के लिए पैसा कमाता है और फिर रात को स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के एक खंभे के नीचे बैठकर बल्ब के उजाले में घंटों तक पढ़ता रहता है। बेटा मोहन सारा दिन चाय बेचता है और रात होते ही यहाँ इस खंभे के नीचे पढ़ने बैठ जाता है। खाना पीना भी भूल जाता है तू। चल अब खाना खा ले। अम्मा, चाय बेचना और पढ़ना दोनों ही बहुत जरूरी है। चाय बेचकर भूखे पेट को 2 रोटियां मिलती है और ये पढ़ाई हम जैसे गरीबों को किसी लायक बना सकती है। हाँ हाँ समझती हूँ बेटा, पर अपने इस भूखे पेट में 2 रोटियां डाल तो ले। उन्हें समय पर पेट में नहीं डालेगा तो बीमार पड़ जाएगा, समझा। इस तरह मोहन चाय की दुकान चलाने के साथ साथ कई सालों तक रेलवे स्टेशन के उसी खंभे के नीचे बैठकर पढ़ाई करता है और इस तरह उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है। पढ़ने लिखने के बाद उसकी किस्मत कुछ ऐसा रंग दिखाती है कि वह रेलवे में ही बड़ा अफसर बन जाता है और इस तरह उसकी चाय की दुकान बंद हो जाती है। भगवान सब गरीबों को मोहन जैसा बेटा दे। अपनी मेहनत से क्या बन गया। गरीब चाय वाला रेलवे का बड़ा अफसर बन गया। इतना बड़ा अफसर कि मेरा यह स्टेशन मास्टर का पद भी उसके सामने बहुत छोटा है। भगवान मोहन को सदा खुश रखे, सदा खुश रखे। यह कहते हुए स्टेशन मास्टर साहब जैसे ही स्टेशन के अंदर जाते हैं तभी उनका फोन बजने लगता है। उधर से आवाज आती है कि मैं मोहन बोल रहा हूँ और कल आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। यह सुनते ही स्टेशन मास्टर साहब खुश हो जाते हैं और अगले दिन मोहन रेलवे के एक बड़े अधिकारी के रूप में उनके सामने खड़ा मिलता है। मोहन को देखकर स्टेशन मास्टर साहब असमंजस में पड़ जाते हैं और मोहन से कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको अपना साहब कहूँ या फिर बेटा, अपना मोहन बेटा कहूँ। स्टेशन मास्टर साहब, आप कल भी मुझसे बड़े थे और आज भी मुझसे बड़े ही हैं। आपके बड़प्पन से ही मैं कुछ बन पाया हूँ। आप मुझे बेटा कहेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मोहन की ये बात सुनकर स्टेशन मास्टर साहब की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे और उन्होंने मोहन को तुरंत पकड़कर गले से लगा लिया। लॉकडाउन के कारण सबके काम धंधे बंद पड़े हैं और लोग घरों में रहकर जैसे भी गुजारा हो पा रहा है वैसे ही करने पर मजबूर है। कुछ ऐसे भले समर्थ लोग भी हैं जो कभी कभी इन गरीबों की सुध भी ले लेते हैं और इनके घरों में थोड़ा बहुत राशन बांट जाते हैं। दिवाकर भी उन्हीं भले लोगों में से एक है और आज गरीबों की बस्ती में राशन बांट रहा है। वह गरीबों को राशन बांट ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक गरीब अंधे भिखारी पर पड़ती है जो उसे पुकारते हुए उसकी तरफ ही चला रहा है। अरे सेठ, मुझ अंधे भिखारी को भी कुछ दे देना। 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं भाई। ये कहते हुए वह अंधा भिखारी दिवाकर के बहुत निकट आ जाता है और उसे देखते ही दिवाकर हैरान होते हुए कहता है, अविनाश, ये मैं क्या देख रहा हूँ मेरे दोस्त? तू और एक अंधा गरीब भिखारी। दिवाकर तुम? हाँ, मैं तेरा दोस्त दिवाकर। पर ये सब तेरे साथ कैसे हो गया रे? तू तो IAS ऑफिसर बनने गया था और आज एक अंधा गरीब भिखारी बनकर मिल रहा है। तुझे क्या बताऊं दोस्त। 10 साल पहले दिवाकर की अविनाश नाम के एक लड़के से गहरी दोस्ती थी। अविनाश के माता पिता मर चुके थे और वह अपने मामा के सहारे पर ही पल रहा था। दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थे और IAS बनने के सपने देख रहे थे। अविनाश दोस्त, भगवान मुझे कुछ बनाए या ना बनाए, पर तुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा अफसर बना दे। क्यों? तुम्हें भगवान अफसर क्यों नहीं बनाए दोस्त?
क्योंकि मैं तुम्हें जीवन में बहुत आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी दोस्ती में जीना मरना चाहता हूँ। अविनाश गरीब है और उसने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं, इसलिए दिवाकर हमेशा यही चाहता है कि उसके दोस्त की जिंदगी खुशियों से भर जाए और उसे कभी किसी भी प्रकार का दुख न सहना पड़े। दिवाकर की छोटी बहन पूजा अविनाश से प्यार करती है और दिवाकर उनके प्यार से बहुत खुश है। पूजा, मेरी बहन, तू अविनाश का हमेशा पूरा ख्याल रखना। उसने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। भैया, मैं मरते दम तक उसका पूरा ख्याल रखूंगी। देखना, जीवन भर भी कोई दुख न होने दूंगी उसे। तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है और उनसे पूछती है, तुम दोनों भाई बहन क्या बातें कर रहे हो? तुम ही बताओ अम्मा, हम किसके बारे में बातें कर रहे होंगे? तुम दोनों मेरे अविनाश के सिवा किसी और के बारे में बात कर ही नहीं सकते। भगवान मेरे अविनाश को लंबी उम्र दे। इस तरह समय बीतता जाता है और फिर एक दिन अविनाश IAS की परीक्षा देने के लिए जाता है, मगर रास्ते में वह एक सड़क दुर्घटना का शिकार बन जाता है। उस सड़क हादसे में उसके सिर में गहरी चोट आती है और उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वो अंधा हो जाता है। डॉक्टर, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सिर में गहरी चोट लगने के कारण तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है और अब तुम शायद ही कभी देख पाओ। डॉक्टर की बात सुनकर अविनाश निराश हो जाता है और अपनी बदकिस्मती को कोसते हुए सोचने लगता है, मैं अंधा जहां भी जाऊंगा वहीं लोगों पर बोझ ही बनूंगा। कोई मेरा बोझ कब तक उठाएगा? हो सकता है दिवाकर और पूजा भी मुझसे मुंह मोड़ ले। यही सोचकर अविनाश घर वापस नहीं जाता और बेरहम किस्मत उसे IAS अफसर बनाने की जगह सड़क का गरीब भिखारी बना देती है। मगर उधर दिवाकर और उसकी बहन पूजा उसके वापस लौटने की उम्मीद में पागलों की तरह दिन रात उसकी राह देखते रहते हैं। बहन, तुम रो क्यों रही हो? अविनाश कहीं रुक गया होगा, जल्द ही वापस आ जाएगा। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ भैया। अगर वो नहीं आया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आज नहीं तो कल लौट आएगा। आखिर अपने इस दोस्त को छोड़कर जाएगा कहाँ? दिन, महीने और साल बीतने लगते हैं और इस तरह अविनाश के घर वापस लौटने की उम्मीद खत्म हो जाती है। इस बीच दिवाकर बड़ा सरकारी अफसर बन जाता है और शादी भी कर लेता है, मगर पूजा शादी से मना ही करती रहती है। अब शायद अविनाश कभी न लौटे, इसीलिए तुम्हें उसे भूलकर शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा न कहिए भैया, मेरा मन कहता है अविनाश एक दिन जरूर वापस आएगा और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अविनाश से ही करूंगी। मेरी किसी और से शादी करने की बात सोचना भी मत। अविनाश की दुख भरी कहानी सुनकर दिवाकर को दुख तो बहुत होता है, मगर साथ ही उसे अविनाश पर गुस्सा भी बहुत आता है। इतने दुख अकेले ही सहता रहा? क्या तुझे अपने दोस्त पर भरोसा नहीं था? और वो पूजा जो तेरे लिए आज भी कवारी बैठी है, उसके बारे में तो सोच लेता। क्या पूजा ने अब तक शादी नहीं की? नहीं की। वो आज भी तेरी राह देख रही है। वो तेरे सिवा किसी से शादी नहीं करेगी। यह सब सुनकर अविनाश की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह न चाहते हुए भी अपने दोस्त दिवाकर के साथ उसके घर चलने को तैयार हो जाता है। फिर जैसे ही वे घर पहुंचते हैं और पूजा अविनाश को देखती है और उसके साथ घटी दुर्घटना के बारे में उसे पता चलता है, तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें खबर तक नहीं दी। क्या हम गैर थे तुम्हारे लिए अविनाश? हम गैर थे तुम्हारे लिए? मैं सचमुच पागल था। तुम्हारे प्यार और अपने दोस्त की दोस्ती को समझ नहीं सका। तुम सब मुझे माफ कर दो पूजा। इस तरह अविनाश की जिंदगी में फिर से एक बदलाव आ जाता है। दिवाकर उसे लेकर आंखों के डॉक्टर के पास जाता है और एक छोटे से ऑपरेशन के बाद
उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट आती है। पूजा अविनाश से शादी कर लेती है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। आप सुन रहे हैं कहानी गरीब और जीवन संगिनी। दिनेश रोज की तरह शाम को काम से घर पर लौटा तो अंदर से बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। बच्चे के इस तरह बिलख बिलख कर रोने की आवाजें सुनकर उसे अपनी पत्नी राधा पर बहुत गुस्सा आता है और फिर वह राधा को बुरा भला कहते हुए घर के अंदर जाता है। राधा, ओ राधा, ये मुन्ना बिलख बिलख कर रोए जा रहा है, सुनाई नहीं देता क्या? फिर जैसे ही दिनेश घर के अंदर आता है तो देखता है कि राधा तो बिस्तर में पड़ी करा रही है और मुन्ना उसके पास ही बैठकर रोए जा रहा है। तुम्हें क्या हुआ राधा, और ये मुन्ना क्यों रो रहा है? सुनो जी, मेरी बात में पूछना, पहले मुन्ना को चुप करा दो, वहां रसोई से दूध लेकर इसे पिला दो, चुप हो जाएगा। दिनेश मुन्ना को उठाकर गले से लगाता है तो वह रोना बंद कर देता है और फिर दिनेश राधा का माथा छूकर देखता है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। दोपहर बाद से ही बहुत तेज बुखार चढ़ गया और खांसी भी हो गई है। तुम घबराओ मत राधा, मैं तुम्हें अभी दवाई लाकर देता हूँ। उसके बाद दिनेश मुन्ना को साथ लिए ही दवाइयों की दुकान पर जाता है। भैया, मुन्ना की माँ को बहुत तेज बुखार है, कोई अच्छी सी दवाई दे दो। फिर दवाई लेकर घर आता है और राधा को दवाई देता है। लो, ये दवाई खा लो और आराम से लेट जाओ, देखना सुबह तक आराम मिल जाएगा। मुन्ना को संभाल लेना। तुम इसकी चिंता मत करो, इसको मैं संभाल लूंगा। दिनेश रात भर जागकर राधा और मुन्ना दोनों की देखभाल करता है और सोचता है कि सुबह तक राधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मगर राधा की तबीयत और अधिक बिगड़ जाती है। सुनो मुन्ना के पापा, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी से कुछ करो। तुम घबराओ मत राधा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी मुन्ना माँ पुकारते हुए उनके पास आ जाता है और राधा उसे देखकर रोने लगती है। अगर मैं मर गई तो मेरे मुन्ने को कौन संभालेगा? आप इसे संभाल तो पाओगे ना? उसको इस तरह से रोते देख दिनेश की भी आंखें भर आती है, क्योंकि उसे पता था कि राधा को कोरोना हो गया है। भूल गई, तुमने मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई है, फिर मुझसे पहले मरने की बात क्यों करती हो? तुम्हारी जीवन संगिनी हूँ जी, मरकर भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। यह कहते कहते राधा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और दिनेश उसे लेकर अस्पताल जाता है, मगर अस्पताल तो पहले से ही कोरोना के मरीजों से भरा हुआ होता है। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, जब तक मैं ना लौटूं तुम अपना और मुन्ना का ख्याल रखना। तुम जल्दी आना जी, मैं मुन्ना को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ, जल्दी लौट आऊंगा। ये कहकर दिनेश अस्पताल में इधर उधर मारा फिरता है, मगर कोई भी डॉक्टर या नर्स राधा को अस्पताल में भर्ती को तैयार नहीं होता। भगवान के लिए आप ही बचा लो मेरी राधा को, मेरा और मेरे बच्चे का उसके सिवा कोई सहारा नहीं है। हम मजबूर है भाई, कुछ नहीं कर सकते, कहीं और ले जाओ। उसके बाद दिनेश जगह जगह हाथ पैर मारता है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता है और उसकी पत्नी इलाज के अभाव में दम तोड़ देती है। दिनेश देखता है कि उसकी मरी हुई पत्नी की आंखें उसके बेटे को देख रही है और बच्चा अभी भी अपनी माँ का हाथ पकड़कर खेल रहा है। राधा, ये तुझे क्या हो गया राधा? जीवन भर साथ निभाने का वादा करके बीच सफर में ही साथ छोड़ गई। अब मैं और मुन्ना किसके सहारे जिएंगे? बताओ तो राधा। दिनेश काफी देर तक मरी हुई राधा को देखता रहता है और फिर उसके शव को स्मशान ले जाने की सोचता है
वह कई एम्बुलेंस वालों के पास जाता है, मगर सभी बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं। भाई, गरीब का तो लिहाज रखो। क्या इंसानियत बिल्कुल ही मर गई है? 4 किलोमीटर का 20,000 कहां से दूंगा? गरीब है तो लाश को कंधे पर उठाकर शमशान जा, समझा? पर मैं 20,000 ही लूंगा। एम्बुलेंस वाले की लाश को कंधे पर उठाकर स्मशान ले जाने वाली बात ही दिनेश को अपने बूते की बात लगी, क्योंकि इस कोरोना में कोई भी किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इंसानियत तो जैसे मर ही चुकी थी। वह राधा का शव कंधों पर उठाकर स्मशान ले जाता है। दिनेश कंधे पर राधा का शव उठाए हुए है और उसकी चुनरी से पेट पर मुन्ना को बांधे हुए है। स्मशान के द्वार आकर बाहर ही शव को जमीन पर लेटा देता है और स्मशान के रखवाले पंडित से बात करता है। मेरी राधा का दाह संस्कार करा दे भाई, बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ तो लाशों की लाइन लगी है, किस किस को जगह दे। लकड़ियां भी बहुत महंगी मिलेंगी और नंबर भी हो सकता है आज ना आ पाए। अच्छा होगा तुम इसे कहीं और ले जाओ। यह सुनकर दिनेश को दुख तो बहुत होता है, मगर वह हिम्मत नहीं हारता। राधा और मुन्ना को पहले की तरह उठाकर गांव से बाहर एक नदी पर आ जाता है। राधा को जमीन पर लेटा देता है तथा मुन्ना को उसके पास बैठाकर इधर उधर देखने लगता है। तभी एक कुत्ता आकर उसके पैर चाटने लगता है। उस कुत्ते को देखकर दिनेश को याद आता है कि यह तो वही कुत्ता है जिसे वह काम पर आते जाते रोटी के टुक डाल देता है। उसे देखकर दिनेश भावुक होकर रोने लगता है। अबे देख, हमारी राधा चल बसी और हम इसका दाह संस्कार तक नहीं कर पा रहे हैं। कुत्ता दिनेश को एक ऐसी जगह दिखाता है जहाँ कुछ लकड़ियाँ और एक बड़ी कुल्हाड़ी रखी हुई थी और साथ ही आसपास कुछ सूखे पेड़ पौधे भी खड़े थे। यह सब देखकर दिनेश समझ जाता है कि कुत्ता उसे क्या समझाना चाहता है। दिनेश कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट काट कर चिता बनाता है और फिर राधा का दाह संस्कार करता है और फिर मुन्ना को उठाकर वापस जाते हुए उस कुत्ते से कहता है, हम तुम्हारे हमेशा आभारी रहेंगे दोस्त। तुम्हारे आगे तो इंसानों की इंसानियत भी बौनी पड़ गई। काश इंसान भी तुम्हारे जैसी समझ रखते। एक रोती हुई औरत अस्पताल में आती है। उसके हाथ में एक छोटी बच्ची है, करीबन 8-9 साल की। मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज, डॉक्टर को बुलाइए। अरे अरे, ऐसे अंदर कहाँ चली आ रही हो? पैसे है तुम्हारे पास? तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लग रहा। देखिए, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, पर मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। मेहरबानी करके डॉक्टर को बुलाइए। ये बहुत बड़े डॉक्टर है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। चलो जाओ यहाँ से। तभी डॉक्टर वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उस औरत और वार्ड बॉय की आवाज सुन ली। नहीं नहीं, मुझे कुछ धोखा हुआ है शायद, पर अगर ये वही हुई तो। डॉक्टर औरत को देखता है और वार्ड बॉय से कहता है, इन्हें अंदर आने दो। ठीक है सर, जाओ, डॉक्टर साहब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। औरत जल्दी अपनी बच्ची को हाथ में लिए अंदर आ जाती है। प्लीज मेरी बच्ची को देखिए, ये बेहोश हो गई है। डॉक्टर बच्ची को अच्छे से चेक करता है और कहता है, लगता है बच्ची ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए इतनी कमजोर हो गई है। हाँ, हमारी हालत ही कुछ ऐसी हो गई है कि। क्या हुआ शारदा? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? शारदा अपने आंसू पोंछकर डॉक्टर को अच्छे से देखती है। भैया आप? उस दिन के बाद तुम कहीं दिखी ही नहीं। बाल कन्या अनाथाश्रम। अनाथाश्रम की केयरटेकर डॉक्टर्स जो यहाँ बच्चियों को 1 महीने तक नर्सिंग का काम सिखाने आए हैं, उनसे बात कर रही है, जिसमें 30 साल के डॉक्टर राजेश भी है। यहाँ कई लड़कियाँ हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, पर उनका साथ देने वाला कोई नहीं। हम इसीलिए इनकी मदद करना चाहते हैं ताकि ये नर्सिंग का काम सीखकर अपने लिए कुछ कर पाए। आइए, मैं आपको बच्चियों से मिलवाती हूँ। हम सब आपको यहाँ नर्सिंग की ट्रेनिंग देने आए हैं, जिनसे आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। मैं जिंदगी में आपकी तरह कुछ बनना चाहती हूँ भैया। भैया? तुमने मुझे भैया कहा? माफ कीजिएगा,
अगर आपको बुरा लगा हो तो। अरे नहीं नहीं, तुम मुझे भैया ही बुलाना। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी भी कोई छोटी बहन हो। आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ठीक है? शारदा और डॉक्टर राजेश के बीच में एक प्यारा सा भाई बहन का रिश्ता सा बन गया था। राजेश शारदा के लिए रोज कुछ न कुछ खाने को लाया करता था, और तो और वो आगे चलकर एक अच्छी नर्स बन जाए, इसलिए उसे आगे पढ़ाने के बारे में भी सोच रहा था। हाँ भैया, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं भी आपकी तरह लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। ऐसा ही होगा शारदा। पर दूसरे ही दिन अनाथ आश्रम में एक पति पत्नी शारदा को गोद लेने के लिए आ गए। शारदा इस अनाथ आश्रम की सबसे होशियार लड़की है और बहुत समझदार भी है। वो पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। हम इसी बच्ची को गोद लेंगे और वो भी आज ही। ठीक है शारदा, अपना सामान लेकर आओ। पर मैं नहीं जाना चाहती, भैया मेरी ट्रेनिंग करवाने वाले हैं। तुम्हें इनके साथ जाना ही होगा, हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। शारदा को मजबूरन उन दोनों के साथ जाना पड़ा, और जब वो उनके घर पहुंची तो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। वो दोनों उससे घर का सारा काम करवाते थे, उसकी पढ़ाई भी बंद करवा दी गई थी। वो दोनों शारदा को बहुत सताते थे, इसलिए शारदा एक दिन उस घर से भाग गई और भागते भागते एक सर्कस में जा पहुंची। तुम यहाँ काम करोगी तो मैं कुछ पैसे तुम्हें दे सकता हूँ। ठीक है, सर्कस के बाद सब कुछ साफ कर दूंगी, और मैं थोड़ा बहुत नर्सिंग भी जानती हूँ। किसी को चोट लगी तो मलहम पट्टी भी कर दूंगी। शारदा वहाँ काम करने लगी और सर्कस जहाँ जहाँ जाती वो वहाँ वहाँ उनके साथ जाती थी। उसे काम करते करते कई साल हो गए थे और उसने सर्कस में काम करने वाले सतीश के साथ शादी भी कर ली थी, और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। पर एक दिन अचानक करतब दिखाते दिखाते उसके पति नीचे गिर गए, जिससे उसकी टांग पर गहरा असर हुआ। अब मैं करतब नहीं दिखा सकता, अब हम कैसे अपना गुजरान करेंगे? आपकी टांग के इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत है, और अब तो हम सर्कस के साथ कहीं जा भी नहीं सकते। शारदा के पास जितने बचे कुचे पैसे थे वो दवाइयों में चले गए। अब तो घर में खाने को भी कुछ नहीं था। मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना भैया? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब। तुम मुझे भैया ही बुलाओ। शारदा, मैं आज भी तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह ही मानता हूँ। उस दिन के बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारा कहीं कुछ पता नहीं चला। आज इस हाल में तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर मेरी नर्स की ट्रेनिंग पूरी हो जाती तो आज मेरी बच्ची ऐसे भूख से ना तड़प रही होती। तुम अभी भी नर्स की ट्रेनिंग ले सकती हो शारदा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अपने परिवार की मदद खुद कर सकती हो। जो वादा मैंने तुमसे 10 साल पहले किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला। शारदा ने डॉक्टर राजेश की मदद से अपनी नर्स की ट्रेनिंग पूरी कर ली और उसके पति का इलाज भी हो गया था। अब वो डॉक्टर राजेश के साथ जरूरतमंद लोगों की सेवा करती थी, और उसका सपना था कि उसकी बेटी एक अच्छी डॉक्टर बने। जैसे डॉक्टर राजेश ने शारदा की मदद की, वैसे ही वो लोगों की भी मदद करे, जिससे कोई भी परिवार भूखा ना सोए। एक कस्बे में सतीश अपनी पत्नी निर्मल के साथ रहता है। सतीश किराने के स्टोर में नौकरी करता है। सतीश की पत्नी निर्मल घर पर ही रहकर घर का काम संभालती है, लेकिन सतीश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सतीश सुबह सुबह नहाकर किराने के स्टोर पर जाने के लिए तैयार होता है। तभी निर्मल आती है। लाओ, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? मैंने आज टीवी पर देखा था, बाहर कोई बीमारी फैली हुई है। आप आज काम पर मत जाओ। ये कोई आज का तो नहीं है, ना जाने ये बीमारी कब तक रहेगी, क्योंकि मैंने सुना है अभी इसकी दवाई भी नहीं बनी है। ये छूने से फैलती है, और अगर आपको लग गई तो? तुम जाकर मेरा लंच बॉक्स लाओ और ज्यादा मत सोचो। फिक्र तो होती है ना। अगर घर में बैठूंगा तो खाएंगे क्या? और वैसे भी कुछ दिनों में लॉकडाउन लगने वाला है, तब तक तो काम करना ही पड़ेगा। सतीश लंच लेकर चला जाता है। निर्मल फिक्र में बैठी होती है और टीवी पर कोरोना की खबर देख देख कर डर रही होती है, क्योंकि कोरोना पूरे देश में फैल गया और बहुत सारे लोगों को एक साथ निगल गया। सतीश मास्क लगाकर ही किराना स्टोर गया है, लेकिन आने वाले कुछ ग्राहकों ने मास्क नहीं लगाया है।
भैया मास्क लगा लो, ये छोटा सा मास्क ही हमें बचा सकता है। ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, फालतू में अफवाह फैलाई हुई है। भैया अफवाह नहीं है, सच में बीमारी है। एक छोटा सा मास्क आपको, आपके परिवार को और हम जैसे दूसरे लोगों को बचा सकता है। ग्राहक सतीश को पागल समझकर हंसकर चला जाता है। सतीश दिन भर कुछ ग्राहकों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की सलाह देता है। कुछ अच्छे ग्राहक मास्क लगाकर भी आते हैं। सतीश उनको सैल्यूट करता है। मेरा शरीर कुछ टूटा जा रहा है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, घर चला जाता हूँ। सतीश दुकान से छुट्टी लेकर घर चला जाता है। क्या हुआ, आप आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? लॉकडाउन लग गया क्या? निर्मल, तुम मेरे लिए चाय बना दो, सिर में दर्द है। निर्मल चाय बनाती है और सतीश का हाथ पकड़कर देखती है। आपको तो बहुत तेज बुखार है, जल्दी से चाय पी लीजिए, मैं दवाई लाती हूँ। निर्मल सतीश को गोली खिलाती है और उसे कुछ आराम पड़ जाता है। आराम लगने के बाद सतीश सो जाता है। सतीश की शाम को आंख खुलती है और वह तेज तेज खांसता है। निर्मल दौड़ कर आती है। आपको इतनी तेज खांसी आ रही है? बुखार अभी भी है, एक गोली और दे देती हूँ। निर्मल सतीश को एक गोली देकर 1 घंटे इंतजार करती है, लेकिन सतीश को अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। मुझे सांस नहीं आ रहा है, जुकाम हो गया है। ये तो कोरोना के लक्षण हैं, जो टीवी में देखे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। कुछ देर में रात होने वाली है, अभी अस्पताल जाना सही नहीं होगा। आपको सांस नहीं आ रही है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। निर्मल घर में जाकर देखती है तो उसको 2000 रुपए मिल जाते हैं। लेकिन जाएंगे कैसे? आपकी साइकिल है ना, उससे जाएंगे। निर्मल साइकिल चलाती है और पीछे अपने पति सतीश को बिठाती है। निर्मल हांफते हुए जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन ये क्या, हॉस्पिटल के बाहर तो एम्बुलेंस, रोते बिलखते लोग, मिन्नतें करते लोग हैं। निर्मल सतीश को हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगती है। तभी एक चौकीदार उसे रोकता है। पागल औरत, कहाँ भागी आ रही है? क्या तुझे पता नहीं कि अंदर जगह नहीं है? साहब, थोड़ी सी जगह तो होगी। तुझसे कहा ना, जगह नहीं है। साहब, मेरे पति को सांस नहीं आ रही है, कुछ कीजिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि रुतबे से आप मुझे प्रधानमंत्री लगते हैं। चौकीदार यह सुनकर चुप हो जाता है। तभी गाड़ी से उतरकर एक सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल में जा रहा होता है। निर्मल उसे रोक लेती है और उसके सामने रोती है, मिन्नतें करती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लो। कितने पैसे हैं तेरे पास? साहब, पूरे 2000 है, आप सारे रख लो, लेकिन मेरे पति को बचा लो। मैडम, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ 2 लाख भी कम है। तो ऐसा करो, अपने इस कोरोना मरीज को यहाँ से ले जाओ। साहब, कोई गोली तो दे दीजिए, जिससे इनकी जान बच जाए। इसको सिर्फ गोली की नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत है। अब निकलो यहाँ से, इतना टाइम नहीं है। डॉक्टर अंदर चला जाता है। सतीश की सांसें रुकने लगती है और निर्मल मुट्ठी में 2000 दबाए बेबस खड़ी रहती है। कुछ नहीं होगा आपको, आप घबराओ मत। सांस। मैंने किताब में पढ़ा था कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। मैं आपको जल्दी से पेड़ के पास ले चलती हूँ। बेचारी निर्मल पति का यह हाल देखकर बिल्कुल पागल जैसे हो गई थी और वह फिर अपनी साइकिल पर सतीश को बिठाकर एक पीपल के पेड़ के पास पहुंची। जंगल में बहुत अंधेरा है और कुछ नहीं दिख रहा। घबराई हुई निर्मल पेड़ से मिन्नतें करने लगी कि वह उसके पति को पर्याप्त ऑक्सीजन दे दे। लेकिन जब कोई मदद नहीं हुई तो निर्मल ने सतीश को अपने मुंह से ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी। तुम मुझसे दूर रहो, ये तुम्हें भी। आप चुप ही रहो, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। निर्मल सतीश को सांसें दे रही होती है। तभी पीपल के पेड़ से एक तेज प्रकाश निकलता है और वहां से बहुत सारी ऑक्सीजन सतीश के अंदर चली जाती है। यह देख निर्मल भी हैरान हो जाती है। सतीश तुरंत ठीक हो जाता है और निर्मल भी ठीक रहती है। तभी
पेड़ से आवाज आती है। मुझे मनुष्य ने काट कर अपने लिए मौत बुलाई है और आज भी बहुत तेजी से काट रहा है, लेकिन मैं फिर भी सबकी जान बचाऊंगा। निर्मल और सतीश ने पेड़ को धन्यवाद दिया और कभी ना काटने का वादा किया। जिस किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती वह उस पेड़ के पास मदद मांगने आने लगे। दोस्तों, सतीश को तो एक पेड़ ने बचा लिया, लेकिन आपको मास्क ही बचा सकता है। बेवजह घरों से बाहर न निकले और पेड़ों को नहीं काटे। घर में रहे, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।